टॉपिक आपका क्या चल रहा है? जी सर, रेशो से जी, रेशियोज का टॉपिक हम लोग कर रहे थे और कल आखिरी देखिए क्या चीज की थी। अच्छा, वो हो गया था। अच्छा, अब रेशियो के फॉर्मूलाज भी हमारे कंप्लीट हो गए थे और उसके अलावा कॉमन साइज एनालिसिस भी मैंने आपको कराया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह आप इन चीजों को यानी कॉमन साइज की बेस के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें आप लोग को ये एक छोटी सी एग्जांपल दे दी जाए कि करंट रेशियो इज इक्वल टू 4:1, क्विक रेशियो फर्ज करें 3:1, वर्किंग कैपिटल is equal to rupees 1,20,000। रिक्वायरमेंट आपको कहा जाता है कैलकुलेट नंबर 1, करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट liabilities, and number 3 stock। जी, अब आप लोगों ने कहा कि करंट रेशियो आपकी 4:1, क्विक रेशियो है 3:1, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000। आपको कहा जाता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। अच्छा, एक दो जरा इसको भी खुद ट्राई करें, फिर मैं कराता हूं। जी हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कहा था जब कभी कोई मिसिंग फिगर निकालनी पड़े तो उसका की पॉइंट यही होता है कि जो चीज रुपीस में दी होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, या उससे रिलेटेड जो रेशो गिवन है डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लें, या कोई ऐसी वर्किंग करें कि उससे रेलिवेंट कोई रेशो आपको पता चल जाए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहां पे आपको ने क्या चीज दी हुई थी, वर्किंग कैपिटल, तो अगर वर्किंग कैपिटल की कोई रेशियो है जिसमें वर्किंग कैपिटल यूज होता है डायरेक्ट उसको सॉल्व करें।
अब मैंने आपको एक करंट रेशियो दी थी, क्विक रेशियो दी थी, ऐसी कोई रेशियो नहीं जिसमें वर्किंग कैपिटल का वर्ड यूज हो। तो आपने ने कहा था फिर कोई ऐसी वर्किंग करो कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कोई फिगर, कोई रेशियो निकल आए। अब मसलन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब पहली रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लेंगे करंट रेशियो से। अब इसका अपने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और इसका आंसर कितना में गिवन था? 4x। ठीक है, तो 4:1। सो लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू x, तो फिर करंट एसेट कितना आ जाएगा? 4x। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की फिगर आपको पता है 1,20,000, ये है 4x, ये है x, रीअरेंज करके x की वैल्यू निकल आएगी 40,000। सो करंट लायबिलिटीज आपको पता चल गई ₹40,000। तो अगर अब मैं आपको कहूं करंट एसेट्स निकालो, तो ये आप क्या कर लोगे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज ₹1,60,000। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था स्टॉक भी निकालना। अब स्टॉक आपको तो क्विक रेशियो में यूज होता था ना, करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो अब हम जरा क्विक रेशियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने कहा करंट एसेट माइनस स्टॉक ओवर करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर आपको पता था कितना? 3। करंट एसेट अभी आपने निकाल लिए 160,000। स्टॉक तो नहीं पता, बट करंट लायबिलिटीज तो पता है। अब जब इसको रीअरेंज करके आप सॉल्व करोगे तो स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी 40,000। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि जब भी बैकवर्ड का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सीएमए में हो, रिपोर्टिंग में हो, तो इसका की पॉइंट याद रखें, जिस चीज की रुपीस में वैल्यू दी होती है, क्वेश्चन शुरू वहीं से होना होता है। सो अगर उससे रिलेटेड कोई आपको चीज गिवन है, डायरेक्ट उससे स्टार्ट करें, अदरवाइज आप ऐसी कोई वर्किंग करें कि उससे रेलेवेंट फिगर पता चले और आगे आप उसे कर पाए।
जी, इसको जरा ट्राई करें। जी वो
जी, अब उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे क्या थी? क्रेडिटर्स टर्नओवर। अब क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता था? क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्रेडिटर तो हमें पता है 20,000, परचेजेस नहीं पता। तो आपका ने कहा था कि आप देखा करो क्या परचेज फाइंड आउट हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो फिर आप फाइंड आउट करके वो वैल्यू लिखो, नहीं हो सकती तो फिर मजबूरी है कॉस्ट ऑफ सेल लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर फाइंड आउट हो सकती तो आपको करके लिखना होती हैं। तो अब यहां पे क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकती थी इसलिए फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसका जब तक ये परचेज नहीं निकलेंगी ये नहीं होगा। अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट क्या थी आप लोगों से? एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स। सिंपल फॉर्मूला लगाऊं तो 365 ओवर क्रेडिटर्स टर्न ओवर। अब 365 तो पता है, क्रेडिटर टर्न ओवर नहीं पता। हाँ, ये जब निकल आएगा लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये दो इसकी मेन रिक्वायरमेंट थी। अब काम हमारा रुक रहा है परचेज की वजह से, तो हमें परचेज की फिगर फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को भी मैंने पहले भी बताया है कि जिस चीज की रुपीस में फिगर दी होती है स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, क्वेश्चन शुरू वहीं से होना होता है। इसलिए उससे रेलिवेंट कोई रेशियो है तो आपको कहा था डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करो। अब देखिए हमारे पास रुपीस में क्या क्या है, सेल की फिगर है, लेकिन स्टॉक का खाली इंक्रीज पता है और क्रेडिटर पता है। अब सेल से रेलिवेंट अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन थी, तो अब हम इसकी मदद से कुछ वर्किंग शुरू करते हैं। यानी ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन सेल हमें पता थी वो कितना थी? 5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 20%। ठीक है, और ये सेल का ही होता है ना, तो कितना आ जाएगा? तो अगर आपको मैं कहूं कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट कर ले, निकल सकती है। क्या करना पड़ेगा? 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर ले, 4 लाख आ गए। अब आपको यह पता है कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब कॉस्ट ऑफ सेल तो मुझे पता चल गई 4 लाख। अब ना ओपनिंग पता है ना परचेज पता है, लेकिन आपका ने क्या कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक से रिलेवेंट आपको स्टॉक टर्नओवर दी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर वर्किंग 2 में स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लिखूं तो क्या था इसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर कितने टाइम्स है आपका? 8। कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर आप निकाल चुके हो 4 लाख, ओवर एवरेज स्टॉक नहीं पता,
तो रीअरेंज करके एवरेज स्टॉक निकल आएगा। ये वो कितना निकला? 50,000। अब ये निकला हमारे पास क्या चीज? एवरेज स्टॉक। हमें चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके लिए उसने हिंट क्या दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है ओपनिंग से। ठीक है, अब बाकी वर्किंग मैं इधर शो कर रहा हूं। तो आपको पता है कि मतलब लेट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 10,000 और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक अभी आपने निकाला था 50,000। ओपनिंग की जगह एक्स आ गया, क्लोजिंग की जगह एक्स प्लस 10,000 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर लें। तो अगर x 45,000 है, सो हमें ये पता चल गया कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू रुपीस 45,000। तो फिर क्लोजिंग कितना होगा? 55। अब ये वैल्यूज आप उधर लाके लिखेंगे कि ओपनिंग 45,000 प्लस परचेजेस माइनस 55,000। तो इसको जब रीअरेंज करके परचेजेस की फिगर फाइंड आउट करेंगे 4 लाख प्लस होगा ना, 4,10,000 यही आ रहा है। ठीक है, 45 इधर प्लस हो रहा था ना, तो जाके माइनस हो जाएगा। 55 माइनस हो रहा था, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। रेशियो के क्वेश्चन में आपको ने कहा था अगर साइलेंट हो तो 100% सेल और परचेज क्रेडिट पे ज्यूम की जाती है। अब ये परचेज निकला है तो हम ज्यूम करेंगे यही सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। तो अब जब परचेज की फिगर निकल आई तो वो ला के आप इधर लिख दो। वर्किंग नंबर 1 जी, इसको डिवाइड करें 20,000 पे 20 5 इतने टाइम्स आ गया। और अब 365 को 20.5 पे डिवाइड कर लें 17.80। तो कई दफा एग्जामिनर इस तरह की आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देख के भी रेशियो कंप्यूट करने को कह सकता है, लेकिन उसका फिर यही हल है कि जो बाकी डेटा होगा उससे मिसिंग फिगर निकालें और सॉल्व करें। अगर ये मैं क्लोजिंग स्टॉक वाली लाइन ना लिखता कि क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन ओपनिंग, तो फिर क्या ये परचेज निकल सकती थी? नहीं। फिर आप लोगों ने अपना फॉर्मूला चेंज कर लेना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज क्रेडिटर कर देना था। लेकिन ये आपने कहा था सिर्फ मजबूरी में यूज होता है जब परचेज की फिगर ना गिवन हो ना ही फाइंड आउट हो सकती हो। तो ये इसके अंदर इसका क्वेश्चन था ये।
आप लोग इसके पास पेपर से कोई क्वेश्चन दिए थे मैंने पहले? कौन कौन सा था? ऑटोमेटिक और 90 और 20। अच्छा, इसी तरह ना आप लोगों ने भी इसका क्वेश्चन 11 भी करना है। इसमें उसने इफेक्ट्स ऑन मल्टीपल रेशियोज पूछी हुई हैं। अटेम्प्ट है स्प्रिंग 21। इसी तरह क्वेश्चन 13 ये है स्प्रिंग 22 और क्वेश्चन 14 स्प्रिंग 23। अच्छा, अब ये जो 3-4 नए हैं ना, इसके अंदर उसने आपको कोई ना कोई फैक्टर बताया कि जी इस साल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको कहता है कमेंट्स पास करते हो कि इन फैक्टर को कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को इधर कंसीडर करना पड़ेंगी। कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, 15 वाले को भी टिक कर लें। ऑटम 23 है, अगर टाइम मिला तो इसको कीजिएगा। अभी जरा 14 को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अच्छा, अब है कुछ नहीं? आप लोगों का ग्रुप किस नाम से बना हुआ है? सीयर। जी, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। जी कह रहे, यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी, अ न्यू CFO हैज ज्वाइंड कंपनी एंड रिकमेंडेड चेंजेस to accounting policies relating to assets to improve company's financial ratios in the next financial year. CFO has suggested the following changes to the policies. कह रहे नया CFO आया, उसने कहा अपनी पॉलिसीज को चेंज करो। कह रहे इंटेंशन क्या, क्यों पॉलिसीज को चेंज करना चाह रहे हो? कह रहे ताकि कुछ परफॉर्मेंस बेहतर शो हो जाए। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या होता था? यही काम करना होता है ना कि आप ओरिजिनल से अच्छी परफॉर्मेंस शो हो जाए। अच्छा, अब कह रहे कि a new CFO has joined HL and has recommended changes in accounting policies relating to assets to improve company's financial ratios. Number 1, suggestion क्या? Number 1 कह रहा है कि subsequent measurement of investment property from cost model to फेयर वैल्यू मॉडल। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट मॉडल होता है उसको छोड़ दें, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल पे स्विच कर दें। आगे कह रहे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। और 16 का कह रहा है कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे चले जाओ। और कह रहा है कॉस्ट फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू FIFO, और वेटेड एवरेज से FIFO पे स्विच कर जाओ। अच्छा, अब पहले थोड़ा सा ना चीजें अपने जहन में लाते हैं कि यार इनसे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। देखें, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल यूज करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता था? डेप्रिसिएशन आती थी, तो वो आप लोग अपना एक्सपेंस शो कराते थे ना। लेकिन अगर कभी एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो, क्या उसको कंसीडर करते थे? नहीं।
जब आप लोग स्विच करेंगे टू फेयर वैल्यू मॉडल, क्या चेंजेस आएंगी? हाँ, एक तो डेप्रिसिएशन लेनी बंद हो जाएगी, उसके वजह से एक्सपेंस में कमी आएगी। एसेट लिखा जाएगा फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू बढ़ गई तो इनकम शो हो जाएगा, फेयर वैल्यू कम हो गई तो एक्सपेंस शो हो जाएगा। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन आप पहले लेते थे वो बंद हो जाएगी और फेयर वैल्यू का जो भी चेंज है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकॉर्पोरेट होगा। अच्छा, अब आए आइए 16 पे। कॉस्ट मॉडल में क्या किया करते थे? डेप्रिसिएशन लेते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन आती थी। जब रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच करेंगे, अगर रीवैल्यूड अमाउंट बढ़ गई तो ये सरप्लस लेकिन ओसीआई में आता है, अगर कम हो गया तो पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला जाएगा। अच्छा, अगर लॉस निकला तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएंगी? कम। और अगर सरप्लस निकला तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएंगी? ज्यादा। तो ये फैक्टर ना आप लोगों ने चीजें ज़हन में रखनी कि यार इसका ये इफेक्ट आ सकता है। बाकी तो अभी आगे पढ़ते हैं तो समझ आएगी। तीसरा उसने क्या कहा था? फ्रॉम वेटेड एवरेज टू FIFO। अच्छा, आपको याद होगा आईटीए में मैंने आपको कहा था, आई कैप ने कहा हुआ है कि दोनों मॉडल्स का फर्क आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन पता होना चाहिए। अगर कंट्री में प्राइसेस बढ़ रही हो और अगर कंट्री में प्राइसेस कम हो रही हो। अब थोड़ा सा ज़हन में वैसे ले आते हैं। कंट्री में लगातार प्राइसेस बढ़ रही हैं, FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सस्ती वाली चीजें आप बेचोगे, महंगी वाली पास रख लोगे, तो जब सस्ती वाली चीजें बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या निकलेगी? कम। महंगी वाली चीजें पास रखी तो स्टॉक क्या निकलेगा? ज्यादा। अच्छा, जब सस्ती वाली चीजें बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट क्या निकलेगा? ज्यादा। ठीक है, तो ये था FIFO में एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। लेकिन उसने क्या कहा? वो कह रहा है वेटेड एवरेज से ही FIFO पे स्विच कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइसेस कंट्री में कम हो रही हो फिर रिवर्स ट्रीटमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तक उसने 3 पॉलिसीज के चेंज हमें रिकमेंड किए कि यार ये चेंज करो। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यू मे अज्यूम दैट नंबर 1, फेयर वैल्यू, कॉस्ट या प्राइसेस ऑफ ऑल एसेट वुड इंक्रीज ओवर द टाइम। कह रहा है लगातार प्राइसेस में इंक्रीज ही आना है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कीमत बढ़नी है। रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। और इवन मटेरियल की बात कर लें, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो वो भी लगातार प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये फैक्टर कहता है जहन में रखते हुए क्या करें? अच्छा, एक और भी उसने आपको बताया, कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन एनुअल बेसिस। और आखिर में आपको कह रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज फॉलोड बाय द कंपनी। कह रहे स्टेट द इफेक्ट दैट इज इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट of each of the above changes on the ratio in the next financial statement. Note, use the following format. कह रहे जो मैंने फॉर्मेट दिया ना इसी को फॉलो करना। अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से हम देखें तो पहले उसने बात की है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो अभी हम सिर्फ उसके फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसने कहा लगातार कीमतें बढ़ने लगी हैं और आप कॉस्ट मॉडल से स्विच करने लगे हो फेयर वैल्यू पे। आप लोगों ने मुझे कहा डेप्रिसिएशन लेनी बंद हो जाएगी और लगातार कीमत बढ़ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो इनकम शो हुआ करेगा, और जब कीमत बढ़ेगी तो एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये फैक्टर ज़हन में रखते हुए 1 बाय 1 हम आते हैं। कह रहे नेट प्रॉफिट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी। क्यों? हाँ, डेप्रिसिएशन बंद हुई तो भी प्रॉफिट बढ़ना है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो भी प्रॉफिट बढ़ना है, तो इस वजह से इंक्रीज। ठीक हो गया। कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने कहा था जब कभी इस तरह की कोई चीज आ जाए ना, अज्यूमिंग फिगर डाल लिया करो। फर्ज करो मैं कहता हूं कि यार मेरे जो एसेट प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है 10,000 का और मेरे एसेट्स थे ₹1,00,000 के। ये पुरानी पोजीशन थी, तो मेरी पुरानी रेशियो क्या निकल रही होगी? 10%। आपको मैं कहता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कीमत 10,000 बढ़ गई। जब 10,000 बढ़ गई, उस 10,000 को आपने क्या शो किया होगा? इनकम। तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ के कितना हो गया? 20,000।
लेकिन मेरे एसेट की कीमत भी 10,000 बढ़ गई होगी ना, तो वो कितना हो गया होगा? 1,10,000। अब जरा चेक करो कितने % आता है, तो क्या रिजल्ट निकला? इंक्रीज आ गया। ठीक है, अब अक्सर आप लोगों के ज़हन में आता है कि एसेट बढ़ा, खाली एसेट ही तो नहीं बढ़ा ना, ऊपर प्रॉफिट भी तो बढ़ना है। ठीक है, तो उस वजह से इसमें इंक्रीज आना है। तो जब कभी इस तरह कोई अनसीन आ जाए तो इस तरह की अज्यूमिंग फिगर्स लेके डिसाइड कर लिया करें ताकि गलत आंसर ना लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ आया ये कि आप लोगों ने पुरानी वैल्यू ज्यूम कर ली 10,000 और लाख हिसाब से 10% रेशियो थी। अब मैंने कहा मेरे एसेट की कीमत 10,000 बढ़ी, आपने कहा 10,000 बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ के 20 हो गया। उसका नीचे आपने कहा एसेट की वैल्यू बढ़ के 1,10,000 हो गई। इसकी बेस पे जब कंप्यूटेशन की तो 18% रेट निकला है। नेक्स्ट कह रहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन एसेट बढ़े हैं लेकिन ऊपर प्रॉफिट भी तो बढ़ा होगा ना, तो ये भी क्या हो गया? इंक्रीज। डेट इक्विटी रेशियो, इस पे क्या होगा? हाँ, ये आपकी कम हो जाएगी। वो कैसे? प्रॉफिट ने कहां जाना था? रिटेन अर्निंग में नहीं जाना। रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी ना, तो रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, आप लोगों ने कहा है ना कि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी तो आपका प्रॉफिट 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो इसका मतलब जब 20,000 प्रॉफिट हो गया, 10,000 रिटेन अर्निंग में भी तो इंक्रीज आया होगा। रिटेन अर्निंग आपकी इक्विटी होती है, इक्विटी बढ़ेगी तो फिर आपकी गियरिंग रेशियो कम हो जाती है। कहते करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ा? अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? तो इनमें ना कोई करंट एसेट इफेक्ट हो रहा है ना करंट लायबिलिटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी वाली कोई चीज थी नहीं इसमें, तो इसलिए नो इफेक्ट। अच्छा, अब आए जी नेक्स्ट, कह रहे कि प्रॉपर्टी प्लांट वाली पॉलिसी के चेंज का इफेक्ट बताना। प्रॉपर्टी प्लांट में क्या रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं। इससे डेप्रिसिएशन पहले से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अच्छा, और उसने कहा था कीमत बढ़ रही है, ये फैक्टर कहता है ज़हन में रखिएगा। अच्छा, कीमत बढ़ रही है, दैट इज सरप्लस। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ओसीआई में आता है? ओसीआई में आता है। तो इसने तो नेट प्रॉफिट को चेंज ही नहीं किया, सेल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो बढ़ जाएगी ना। डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इससे प्रॉफिट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, ऊपर प्रॉफिट पे डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ी सी कमी आई, नीचे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, न्यूमरेटर कम हो तो भी आंसर कम हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो भी कम ही हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो इसका अंदर डिक्रीज आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, डिक्रीज आ जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो, इस पे बताएं। हाँ, सरप्लस जो है इक्विटी होता है, इक्विटी बढ़ी, बेशक डेप्रिसिएशन की वजह से रिटेन अर्निंग में थोड़ी बहुत कमी आई होगी, लेकिन आपको पता सारा सरप्लस एकदम से एक्सेस डेप्रिसिएशन तो नहीं शो हो जाता ना। इसका ना ओवरऑल इक्विटी बढ़ी, इक्विटी बढ़ेगी तो गियरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कहते हैं करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ा? अब ना ये करंट एसेट था और ना ही ये आपकी करंट लायबिलिटी थी, नो इफेक्ट। और अब आखिरी कह रहे इन्वेंट्री पे आ जाओ। आप लोगों ने फाइफो से वेटेड एवरेज से स्विच करना है फाइफो पे। ठीक है, वेटेड एवरेज फाइफो में आपको ने कहा था हम सस्ती वाली चीजें बेचते हैं, तो फाइफो से क्या हो जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल कम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो लाजमन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा था इसे इन्वेंट्री, क्योंकि महंगी वाली चीजें पास पड़ी होती हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये फैक्टर हमने ज़हन में रखने हैं जी। नेट प्रॉफिट रेशियो पे कहता क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, जब नेट प्रॉफिट आप लोगों का बढ़ेगा तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी। प्रॉफिट बढ़ा तो रिटर्न ऑन एसेट्स। अच्छा, अब रिटर्न ऑन एसेट में मसला ये, नीचे इन्वेंट्री भी तो आ रही होगी ना, लेकिन प्रॉफिट के अंदर जो इंक्रीज आएगा, जैसे यहां पे देखें ना, अगर 10,000 रुपए से इन्वेंट्री बढ़ी, फर्ज करें मैं ये कहता हूं इन्वेंट्री की वजह से चेंज है,
10,000 प्रॉफिट बढ़ा, 10,000 के एसेट बढ़ गए, रेशियो पे पहले से क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज। डेट इक्विटी रेशियो, कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो पे फर्क बताओ। हाँ जी, अब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग बढ़ेंगी, रिटेन अर्निंग बढ़ेंगी तो गेयरिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो इन्वेंट्री है, स्टॉक, ये तो आपका एसेट होता है। करंट एसेट बढ़ जाए, करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये उसने आप लोगों से ना इफेक्ट्स पूछे हुए थे रेशियोज के ऊपर। डिक्रीज करेगी क्योंकि इक्विटी बढ़ जाती है ना, तो फिर डेट का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस किया। अच्छा, अब ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये आज आप लोगों ने ट्राई कर लेने। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी रिपोर्टिंग 1 वाला टॉपिक था, इसलिए मैं इस पे फर्दर प्रैक्टिस नहीं करा रहा, वही बुक वाले वही क्वेश्चन है सारे। तो कल इंशाल्लाह हम ईपीएस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कल शुरू करेंगे।